सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बाद भी दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई। इसका असर आज सुबह दिख रहा है। प्रदूषण का स्तर काफी खराब हो गया। राजधानी के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक जा पहुंचा है। 100 से ऊपर AQI खतरनाक माना जाता है। 999 AQI बेहद खतरनाक जानलेवा हो सकता है। पूरी दिल्ली रात के वक्त दिवाली के पटाखों के प्रदूषण की चादर में लिपटी रही। दिल्ली में देर रात तक पटाखे छोड़े जाते रहे। इससे लगातार AQI का स्तर बढ़ता रहा, लेकिन लोग इससे पूरी तरह बेपरवाह नजर आए। यहाँ तक कि पुलिस भी कहीं नजर नहीं आई। कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में हालात काफी खराब थे। रात 10 बजे के बाद से पटाखों का धुआं लगातार बढ़ता रहा और रात 12 बजे के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए। बीते कुछ सालों से दिल्ली में दिवाली के दिन प्रदूषण कुछ कम हो रहा था, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे हो गए। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दिल्ली एनसीआर में दिवाली के रात जमकर आतिशबाजी हुई, जिसका असर साफ तौर पर दिल्ली की सड़कों पर देर रात के वक्त ही नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है कश्मीरी गेट इलाके में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से प्रदूषण जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर चादर जो है वो छाई हुई है। हर तरफ अगर कहा जाए तो पटाखों का जो पोल्यूशन है वो पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर में जो है वो छाया हुआ है, जिसके कारण दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गंभीर श्रेणी के अंदर जो है वो पहुंच गई है। AQI 999 होते ही सेहत को लेकर फिर से फिक्र पैदा हो गई है, लेकिन दिल्ली वाले इस स्तर को लेकर अनजान और बेपरवाह थे। दिल्ली का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पटाखों के पोल्यूशन के कारण वो भी 500 पे पार पहुंच गया, यानी गंभीर श्रेणी के अंदर इस वक्त दिल्ली और एनसीआर की हवा जो है वो पहुंच गई है। वो भी तब जब लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर पटाखे जो है वो जलाए गए। दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश हॉटस्पॉट एरिया में फॉगिंग कराते नजर आए ताकि बढ़े हुए प्रदूषण को कम किया जा सके। उन्होंने दिल्ली में बड़े प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार पर सीधा ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के इंतजाम नहीं किए, जिससे प्रदूषण बढ़ गया। दिल्ली सरकार सो रही है, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए, क्योंकि जब सुबह शहर जगेगा और उनको प्रदूषित हवा मिलेगी तो लोग बीमार हो सकते हैं, तो नगर निगम होने के नाते हम सारी रात इस प्रकार की स्कीम चला रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं और जो जो हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ पे फॉगिंग, यहाँ पे ये छिड़काव करा रहे हैं। दिल्ली का कोई भी इलाका प्रदूषण से अछूता नहीं रहा। पांडव नगर और नेहरू प्लेस जैसे इलाकों में प्रदूषण काफी ज्यादा था। यहाँ तक कि कुछ दूर तक देखना मुश्किल था। लोग पटाखे छोड़ते नजर आए। बिहार में आज एनडीए की अहम बैठक होगी। इसमें एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार के घर पर एनडीए की बैठक हुई थी, लेकिन इसमें फैसला दिवाली बाद यानी आज तक के लिए टाल दिया गया था। नीतीश के घर पर हुई बैठक में मौजूदा विधानसभा भंग करने पर मुहर लगाई गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से नई सरकार के गठन पर मुलाकात की थी। हालांकि माना जा रहा है कि नीतीश के नाम पर ही मुहर लगेगी, क्योंकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी उनके नाम पर मुहर लगा चुके हैं। जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर पर जश्न के दौरान उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संकल्प को सिद्ध करेंगे। इसके चलते माना जा रहा है कि इस बार भी नीतीश कुमार के नाम पर ही मुहर लग सकती है। फिलहाल हर किसी की नजर एनडीए की बैठक पर टिकी है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने गुरुवार को जेडीयू के जीते हुए विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल पर नीतीश ने कहा था कि मैं कहां कोई दावा कर रहा हूं, निर्णय एनडीए द्वारा लिया जाएगा। हमारा अभियान पूरे एनडीए के लिए था, लेकिन प्रत्याशी नहीं होने के बावजूद ढूंढ कर सिर्फ हमारी ही सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा को देखना है। हालांकि ये भी कहा कि एक-एक सीटों पर विश्लेषण किया जा रहा है। बिहार में 243 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है।
विपक्षी महागठबंधन को इस चुनाव में 110 सीटें हासिल हुई हैं। भाजपा को 74, जेडीयू को 43, राजद को 75, कांग्रेस को 19 सीटें प्राप्त हुई हैं। भाकपा माले को 12 और अन्य के खाते में 8 सीटें गई हैं। इस लिहाज से एनडीए की सरकार बनना तय है। आज मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज मुलाकात करेंगे। बैठक में अस्पतालों में सुविधाओं पर बात होगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7,340 नए मामले सामने आए, जबकि 96 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केस की तादाद 44,000 से ज्यादा है। दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 4,82,000 हो गई है। अब तक कुल 7,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में संक्रमण की दर भी लगातार बढ़ रही है। संक्रमण दर 14.78% हो चुकी है, जबकि रिकवरी दर 89.22% है। सक्रिय मरीजों की दर भी 9% से ज्यादा है। कोरोना से दिल्ली में डेथ रेट 1.5% से ज्यादा है। दिल्ली में होम आइसोलेशन में 27,000 से ज्यादा मरीज हैं। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना से बिगड़े हालात 7 से 10 दिनों में काबू में आने की उम्मीद है। सरकार इसके लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के पीछे सबसे बड़ी वजह प्रदूषण है। कुछ दिनों में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। देश भर में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में 44,000 से ज्यादा नए केस आए। देश में कोरोना के कुल केस 87 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। एक दिन में 520 लोगों की मौत हो गई। देश में कुल मौतों की तादाद 1,29,000 से ज्यादा हो चुकी है। कुल एक्टिव केस 4,80,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कल से सारे धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। सरकार ने इसकी इजाजत दे दी। दर्शनार्थियों को कड़ी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। दिवाली के दिन ही उद्धव सरकार ने ये बड़ा फैसला किया। महाराष्ट्र में शर्तों के साथ 16 नवंबर से मंदिर और दूसरे धार्मिक संस्थान खोले जाएंगे, लेकिन कोरोना को देखते हुए धार्मिक संस्थानों को सख्त गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नए नियम बनाए गए हैं। जैसे धार्मिक संस्थानों में ज्यादा भीड़ लगाने की इजाजत नहीं होगी। मास्क पहनकर ही धार्मिक संस्थानों में जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा के लिए धार्मिक संस्थानों का प्रशासन फैसला ले सकेगा। पूरे देश में छोटे बड़े मंदिर खुल चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक बंद हैं। इस पर सियासत भी होने लगी थी। 13 अक्टूबर को बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ मंदिर आंदोलन भी चला दिया। बीजेपी का ये आंदोलन शिवसेना को परेशान कर गया, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर खोलने की बात नहीं थी, बल्कि शिवसेना के हिंदुत्ववादी पार्टी होने के अस्तित्व पर राजनीतिक चोट भी थी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सेकुलर होने का कटाक्ष कर दिया था। इस पर राज्यपाल से सरकार की जुबानी जंग भी हुई थी। अब उद्धव सरकार ने मंदिर खोलने का फैसला ले लिया है। अब बीजेपी फिर कटाक्ष कर रही है। सरकार से गुहार लगा रहे थे, हाथ में घंटा बजा बजा करके सरकार को कह रहे थे कि लोगों की श्रद्धा को, आस्था को, भाव को समझो, नियमों के तहत मंदिर खोलो। पर ये अहंकारी, अंधी और बहरी सरकार उसे सुन नहीं पाई। जब पूरे देश भर में इस महाराष्ट्र की सरकार की छीतू होने लग गई, महाराष्ट्र में लोगों का जनाक्रोश बढ़ गया, तो उस दबाव के कारण ये सरकार डर गई। सरकार को अंतिमतः मंदिर खोलने का फैसला करना पड़ा। महाराष्ट्र में अब तक 17,40,461 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 84,082 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 16,09,607 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक 45,809 हो गई है। धार्मिक स्थल खोलने से कोरोना का खतरा कुछ जरूर बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल कल से खुल रहे हैं। सबसे ज्यादा रौनक जिन धार्मिक स्थलों पर दोबारा दिखेगी, उनमें सिद्धिविनायक मंदिर भी है। जैसे ही महाराष्ट्र में मंदिर खोलने का ऐलान हुआ, सिद्धिविनायक और शिरडी साईं बाबा के भक्तों में खुशी की लहर सी आ गई। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर
सेलिब्रिटीज की आस्था का केंद्र भी है। गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हुई मुराद अवश्य ही पूरी होती है। सिद्धिविनायक भगवान गणेश का सबसे लोकप्रिय रूप है। विनायक भगवान गणेश का नाम है। दिवाली पर सिद्धिविनायक के भक्तों को ये खुशखबरी मिली तो चेहरे खिल उठे। हम इस सरकार के नियम का वेलकम करते हैं क्योंकि 8 महीने से हम लोग दर्शन के लिए वंचित थे और कोरोना के कारण कई दर्शन ना हो रहे थे और दर्शन मिल नहीं रहे थे। सभी को पालन करना है, आप और हम नहीं, सभी को पालन करना है क्योंकि ये जो डिसीजन लिया है सभी भाविकों के लिए लिया और नियम अपने को सबको फॉलो करना है। मास्क हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज यूज करना। खुलने का फैसला सरकार ने बहुत अच्छे से ले लिया है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी मंदिर खुलेंगे, हम जाके अंदर से दर्शन ले सकते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर पहले छोटा हुआ करता था, लेकिन अब इसका पुनर्निर्माण हो चुका है। करीब 1 दशक पहले यानी 1991 में महाराष्ट्र सरकार ने सिद्धिविनायक के निर्माण के लिए 20,000 वर्ग फीट जमीन दी थी। इस मंदिर में 5 मंजिल हैं। दूसरी मंजिल पर रोगियों का फ्री इलाज के लिए अस्पताल मौजूद है। इसी मंजिल पर रसोई घर भी है। इसी मंदिर में गर्भगृह भी है। खुशी शिरडी वाले साईं बाबा के भक्तों में भी है। पूरे 8 महीने बाद शिरडी वाले साईं बाबा का मंदिर भी खुलने जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ रोजाना हजारों लोग साईं बाबा की आस्था में शीश झुकाते हैं। शिरडी साईं मंदिर देश के अमीर देशों में से एक है। कहते हैं कि बाबा से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। सिर्फ मंदिर ही नहीं, दरगाह भी 16 नवंबर से खुल रही हैं। मुंबई के वर्ली में समंदर में बनी हाजी अली की दरगाह भी आम लोगों के लिए खुलने जा रही है। कहते हैं कि हाजी अली के दरबार में जो आता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मुंबई में माहिम दरगाह के खुलने से भी लोग बेहद खुश हैं। 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में बनी हाजी अली की दरगाह चारों ओर समंदर से घिरे होने के बावजूद कभी नहीं डूबती। हाजी अली की दरगाह तक पहुंचने के लिए लोगों को सीमेंट के बने लंबे पुल से गुजरना पड़ता है। दिवाली पर पीएम मोदी एक नए अंदाज में दिखे। वो उन जाबाजों के बीच पहुंचे जो सरहद पर हमारी सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमाएं और उनके अंदाज ने जवानों का जोश हाई किया। देश के मुखिया की भाव भंगिमाएं बता रही थी कि देश के प्रहरियों के प्रति उनका प्रेम कितना बड़ा है। पीएम मोदी की बॉर्डर की तस्वीरों में नए भारत का जोश और जज्बा दिखने लगा। पीएम मोदी जिस टैंक पर सवार हुए उसने कुछ दूरी तय की। टैंकर पर सवार मोदी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का अटल इरादा दिख रहा था। इसी का असर है कि आज दुश्मन भी ये एहसास है कि भारत के जाबाजों की कोई बराबरी नहीं है। आपके इसी शौर्य को नमन करते हुए आज भारत के 130 करोड़ देशवासी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। अपने बीच पीएम को पाकर जैसलमेर में जवानों का जोश हाई हो गया। रह रहकर भारत माता की जय के नारे लगते रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले शौर्य की प्रतीक लोंगेवाला चौकी पर भारत माँ की जयकारे गूंजे और फिर जैसलमेर एयरबेस पर इन्हीं नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में शहीदों के स्मारक पर फूल चढ़ाए और उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो हर साल ही फौजियों के बीच दिवाली मनाने पहुंचते हैं, मगर इस बार वो जवानों के लिए देश की तरफ से मिठाइयां लेकर पहुंचे थे। पीएम ने जवानों को मिठाई खिलाई तो जवान खिल उठे। लेकिन ये सिर्फ देश का प्रधानमंत्री मिठाई लेके नहीं आया है। ये मेरी ही नहीं, ये सभी देशवासियों के प्रेम और अपनेपन का स्वाद भी। पीएम ने बॉर्डर से बदमिजाज पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। उन्होंने सख्त संदेश दिया कि पाकिस्तान ने अगर आतंकी हरकत पर रोक नहीं लगाई तो अंजाम बहुत भयानक होगा। 2 दिन पहले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियां, बंकर और लॉन्चिंग पैड, आयुध और तेल डिपो को तबाह कर दिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 जवान मारे गए। लोंगेवाला से प्रधानमंत्री ने दहाड़ते हुए कहा कि आज भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है।
पीएम जिस जैसलमेर की लोंगेवाला चौकी पर गए थे, वहां 49 साल पहले भारतीय सेना की शौर्य गाथा लिखी गई थी। इसी चौकी पर पाकिस्तान को मिला था करारा जवाब। लोंगेवाला की तस्वीर आज भी पाकिस्तान के सीने पर शूल की तरह छुपती है। ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान लोंगेवाला में पस्त हुआ था। 1971 में इस चौकी पर भारत की फौज की वो अदम्य, अचूक और अभेद्य ताकत दिखती है जो आज भी दुश्मनों को ना कुचने चबा दे। लोंगेवाला में पंजाब रेजिमेंट ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। 1971 की इसी चौकी पर भीषण लड़ाई हुई थी। पाकिस्तान को यहाँ धूल चटाई गई थी। 4 जून को पाक सेना ने करीब 50 टैंकों के साथ धावा बोला था। 120 भारतीय सैनिकों ने लोहा लिया था। भारतीय फौजियों ने पाक के टैंक ध्वस्त कर दिए थे। आज भी ये भयानक युद्धों में से एक माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।